नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन के बारे में। बेसिकली आज के समय में वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है और इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं फॉलो करने के लिए, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो आइए बात करते हैं मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के बारे में। तो जहाँ तक बात करते हैं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में आज के समय में 5 अगस्त है आज, और आज 28,220 केसेस मिल चुके हैं। और इन 28,220 केसेस में 27,845 केसेस उन देशों में मिल रहे हैं जिन देशों में आज से पहले मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन के इतने केसेस कभी नहीं मिले। और जहां रेगुलर मिलते आ रहे हैं मंकी पॉक्स केस जो एंडेमिक थे, वो सिर्फ और सिर्फ 345 केसेस हैं वहां पर। तो ये इसी से आप जान सकते हैं कि ये कितना चिंतनीय विषय है। जो इन्फेक्शन पर्टिकुलर एक एरिया में फैलता रहता था, वो उसका जो प्रिविलेंस है वो इतना ज्यादा हो गया है, खासकर दूसरे देशों में। जहां तक बात करते हैं कितने देश अफेक्टेड हैं, तो 88 देश अभी तक मंकी पॉक्स के केसेस वहां मिल चुके हैं। और इनमें भी 81 देश ऐसे हैं जहां पर अभी तक मंकी पॉक्स वायरस का कोई भी केस नहीं मिला। पर अब ये मई 2022 के बाद से यहाँ केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, और सिर्फ 7 ऐसे देश हैं जहां पर ऑलरेडी मंकी पॉक्स के केसेस होते थे और वहां पर भी मिल रहे हैं। और सिर्फ उन 7 देशों में 345 केसेस हैं। तो वाकई ये चिंता का विषय है, और इसीलिए WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इसके अलावा यूएस की अगर बात करते हैं तो 6,500 से अधिक केसेस यूएस में भी मिल चुके हैं। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में अभी तक कुल मिलाकर 9 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, और उम्मीद है कि हम इस 9 केसेस पे ही कन्फाइंड रहें, यहीं तक ही रुके रहें। और इसी संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, गाइडलाइन दिया है कि जिस तरह कोविड का एक प्रोटोकॉल था, उसी तरह मंकी पॉक्स में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए बात करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या क्या उपाय बताए हैं जिससे कि हम इस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन गाइडलाइंस के बारे में। सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो है कि अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि संक्रमित है अथवा संक्रमण होने की उनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब ऐसे व्यक्ति को आइसोलेट करके रखना है। मंकी पॉक्स वायरस जब किसी को इन्फेक्शन इसका होता है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, ये मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका था। अभी भी एक छोटी सी बात हम करेंगे कि मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण वो सारे हैं जो कोविड में मिलते हैं। साथ ही साथ में आपके स्किन में, संक्रमित व्यक्ति के स्किन में रैश डेवलप होता है, दाने, और वो दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमको करना है, उनको आइसोलेट करना है, अलग रखना है, ताकि वो संक्रमण हम एक जगह पर रोक कर रख सकें, आगे उस संक्रमण का फैलाव ना हो। अगली बात है कि संक्रमित व्यक्ति के आसपास या ऐसे व्यक्ति जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, उनके आसपास संपर्क में आते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइजर से रब करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, अन्यथा साबुन घोल से, सोप वाटर से हाथों को सही तरीके से वॉश करिए। हैंड हाइजीन मेंटेन करिए, जो हाथ धोने के स्टेप्स हैं उनका प्रॉपर वे से फॉलो करिए, ताकि अगर कोई गुंजाइश हो संक्रमण फैलने की तो वो गुंजाइश को आप वहीं पर समाप्त कर सकें, वो कम्युनिटी स्प्रेड या आगे चल के दूसरे लोगों में आगे ये इन्फेक्शन मत फैले। अगली बात यह है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास है तो उस आसपास रहने वाली जगह को भी संक्रमित किया जाए, डिसइंफेक्शन किया जाए, और साथ ही साथ सैनिटाइज किया जाए। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जैसे हेल्थ हॉस्पिटल्स में तो ये सैनिटाइजेशन होता ही है। पर अगर ऐसे लक्षण हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को लक्षण दिखाई देता है पर वो कई बार मानता नहीं और वो घर में रहता है, तो ये घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को आइसोलेट करके रखें, और साथ ही साथ अपने घर और आसपास की जगह को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, ताकि ये संक्रमण अगर है तो वो आगे फैले नहीं। इसके अलावा अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास जाते हैं, या तो आप चिकित्सा कार्य में लगे हैं या तो आप घर के व्यक्ति हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति से मिलते समय हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क जरूर उपयोग करें, ताकि ये संक्रमण को आप रोक सकें। और एक जरूरी बात एक और है कि जो आप दस्ताने का उपयोग करते हैं या जो मास्क, इसका सही तरीके से डिस्कार्ड होना जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से उसको डिस्कार्ड नहीं किया तो ये और इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। इसलिए ग्लव्स और मास्क का उपयोग जरूर कीजिए, और उसको सही समय पर सही जगह इसे डिस्कार्ड जरूर करिए। ये भी उतना ही आवश्यक है जितना इसका उपयोग करना। अब बात करते हैं क्या चीजें हमें नहीं करनी है। होता क्या है कि जैसे ही किसी को हमको पता लगता है कि अरे यार शायद इस व्यक्ति में लक्षण दिख रहे हैं, या ये प्रोबेबिलिटी है कि इसको एक इन्फेक्शन
से ही ग्रसित हो चुका है तो जनरली हम उससे दूर होने लगते हैं, उससे भेदभाव करते हैं। कई बार हम उसको ब्लेम करने लगते हैं कि तेरे कारण ये इन्फेक्शन हमारे पास आया या तुम ये इन्फेक्शन को लेकर आए। तो सोशल स्टिग्मा से हमको दूर रखना है। किसी व्यक्ति को उसके संक्रमण के आधार पर उससे दूरी बनाकर नहीं रखनी है। भौतिक दूरी तो आपको बनाकर रखनी है, लेकिन मानसिक दूरी नहीं बनाकर रखनी है। उसको सपोर्ट करना है, उसके फैमिली वालों को सपोर्ट करना है और उसको मेंटल हेल्प करना है, मेंटली उसको बूस्ट अप करना है। होता क्या है कि एक तो व्यक्ति वैसे ही परेशान हो जाता है अगर वो संक्रमित हो गया, और ऊपर से अगर आसपास के लोग, जान पहचान के लोग उस पर ब्लेम करने लगे, उस पर दोष या आरोप मढ़ने लगे कि यार तेरे कारण ये इन्फेक्शन आ गया, तुम यहाँ नहीं गए होते, वहां नहीं गए होते। देखिए, इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, कब आएगा, किसी को नहीं पता। ये मुझे, आपको, किसी को भी किसी भी समय हो सकता है। हम सिर्फ बचने का प्रयास कर सकते हैं और बचने के प्रयास करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी सामाजिक कार्यक्रमों में जाना है, सोशल गैदरिंग हो रही है और झिझक के कारण या किसी और प्रॉब्लम के कारण हम उन्हें, बुलाने वाले व्यक्ति को मना नहीं कर पाते। पर यह हमारा नैतिक दायित्व है, ये एक मॉरल है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कहीं ऐसा आपको लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे सोशल गैदरिंग में मत जाइए। अगर आप ऐसे गैदरिंग में जाते हैं तो आपकी एक ना कहने के बदले बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके साथ साथ हो सकता है कि वहां आए हुए सारे लोग भी संक्रमित हो जाएं। तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि किसी पब्लिक गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में जब तक बहुत आवश्यक ना हो और संक्रमण के लक्षण हो तो ना जाइए। अब एक बात यह भी है कि जनरली हमारी एक आदत होती है, हम चीज़ों को शेयर करते हैं। जनरली हम लोग को ये सिखाया भी जाता है कि मिलजुल के रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, मिल बांट कर रहिए। पर इस केस में, संक्रमण के केस में, अगर आपको कोई लक्षण है या कोई गुंजाइश है तो आपसे एक ये भी निवेदन है कि कृपया अपने कपड़े, अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल की करी हुई चीज़ें जैसे कि टॉवेल, नैपकिन, बेडशीट, इन सब कपड़ों को या ऐसी कोई वस्तु जिनको आप व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनको किसी और के साथ साझा मत करिए। क्योंकि अगर संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की हुई चीज़ों को कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो ये भी गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो भी संक्रमित हो जाए। इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि पर्सनल यूज़ की चीज़ों को शेयर करने से हमेशा अवॉइड करिए। सिर्फ संक्रमण के दौर की बात नहीं है, ये तो एक हेल्थ हाइजीन है कि आप अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ों को हमेशा पर्सनली रखिए, शेयर मत करिए। एक और ज़रूरी बात है कि कई बार हम समय बचाने के लिए संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों को सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के कपड़ों के साथ धो देते हैं। तो एक गाइडलाइन ये भी है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसमें आपको लक्षण दिखते हैं तो उनके कपड़ों को अलग धोइए और स्वस्थ व्यक्ति के कपड़ों को अलग धोइए। क्योंकि जाने अनजाने हम अगर एक साथ कपड़े धोते हैं तो जाने अनजाने हम स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमण पहुंचा सकते हैं। एक और जरूरी बात है, ऐसा होता है कि किसी को एक संक्रमण दिखा, कोई जरूरी नहीं है कि वो संक्रमण आपको मंकी पॉक्स का है। किसी भी संक्रमण का फाइनल डायग्नोसिस उसकी जांच करने के बाद की जाती है और जब तक जांच की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ जाती तब तक उस व्यक्ति को आइसोलेट रखना है। लेकिन हमको अनावश्यक अफवाह नहीं फैलानी है। कभी किसी घर में कोई एक केस मिला या सस्पेक्टेड केस मिला और होता यह है कि व्हाट्सएप पे या कोई और सोशल मीडिया पे हम इतना न्यूज़ फैला देते हैं कि ऐसा लगता है किसी एक शहर में 50 से ज़्यादा केसेस मिल गए हैं। तो इस तरह की कोई भी अफवाह कृपया ना फैलाएं, क्योंकि इस तरह की अफवाह फैलाने से चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में भी कई बार परेशानियां होती है। इसके अलावा जो एक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो कृपया उसे मानसिक सहयोग दीजिए, मेंटल सपोर्ट दीजिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को सूचना दीजिए, सूचित कीजिए और सही तरीके से उनकी मदद करिए ताकि वो स्वास्थ्य लाभ अच्छे से कर सके, उनकी चिकित्सा सही तरीके से की जा सके, बनिस्बत इसके कि आप अफवाह फैलाते जाएं और सब कुछ गड़बड़ होता जाए। उम्मीद है शासन ने जितने भी ये दिशा निर्देश दिए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है तो आपसे एक ये भी निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जान सके, सही तरीके से हाइजीन मेंटेन कर सके और इस संक्रमण को रोकने में अपनी सक्रिय भागीदारी दे सके। हाँ, साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, अगर ये मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे ये भी निवेदन है कि इन वीडियोस को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहेंगे। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।